तो चलिए आज समझते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव सिर्फ तोप और तलवारों पर नहीं बल्कि कागज, स्याही और कुछ खास तरह के विचारों पर कैसे रखी गई। एक साम्राज्य आखिर बनता कैसे है? जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां, फतह। पर क्या सच में बस इतना ही होता है? असल में कहानी की शुरुआत होती है तलवार से नहीं, बल्कि एक नक्शे से। अंग्रेज इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे कि भारत जैसे इतने बड़े और अनजान देश पर काबू पाने के लिए सबसे पहले उसे जानना, उसे नापना और फिर उसे अपनी शर्तों पर दुनिया के सामने रखना जरूरी था। और यहीं से शुरू होता है उनका पहला कदम, उस जमीन को जानना जिस पर वो राज करना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने बनाया नियंत्रण का सबसे बड़ा दस्तावेज, एक नक्शा। साल था 1782, जब रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रैनल को एक बहुत बड़ा काम सौंपा। काम था हिंदुस्तान का पहला मुकम्मल नक्शा तैयार करना। रैनल ब्रिटिश शासन के पक्के समर्थक थे और उनका मानना था कि अपना दबदबा कायम करने के लिए मैपिंग यानी नक्शा बनाना एक बेहद जरूरी कदम है। तो ये जो नक्शे थे ना, ये सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए नहीं थे। असल में ये ताकत के औजार थे। सोचिए, सेना को कहाँ भेजना है, कहाँ से पैसा और संसाधन मिलेंगे, किस इलाके की क्या सीमा होगी और टैक्स कैसे वसूला जाएगा, ये सब कुछ इन नक्शों से तय होता था। मतलब पूरे राजपाट की बुनियाद थे ये नक्शे। और तो और, रेनेल के पहले नक्शे का जो कवर पेज था वो अपने आप में एक कहानी कहता था। उस पर दिखाया गया था कि भारतीय लोग खुद अपनी मर्जी से अपने पवित्र ग्रंथ ब्रिटेनिया, जो ब्रिटिश शक्ति का प्रतीक थी, को सौंप रहे हैं। संदेश एकदम साफ था कि ये कोई जबरदस्ती का कब्जा नहीं, बल्कि सत्ता का एक शांतिपूर्ण हस्तांतरण है, जिसमें ब्रिटेन भारतीय संस्कृति के रक्षक की भूमिका में है। ठीक है, तो जमीन का नक्शा तो बन गया, लेकिन अब उन्हें दुनिया को यह भी तो बताना था कि वो यहां हैं क्यों। तो यहां से शुरू हुआ दूसरा कदम, इतिहास की कहानी पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। और इस काम के लिए सामने आए जेम्स मिल, एक स्कॉटिश दार्शनिक जिन्होंने 1817 में एक किताब लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये किताब इतनी असरदार साबित हुई कि आने वाली कई पीढ़ियों तक अंग्रेजों ने भारत को इसी किताब के नजरिए से देखा। और मजे की बात यह है कि जेम्स मिल ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भारत में कदम तक नहीं रखा था। मिल की पूरी किताब का निचोड़ इस एक लाइन में है कि हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो उसे ब्रिटिश मदद की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और यहीं पर उनकी पूरी स्ट्रैटेजी साफ दिखती है। मिल ने क्या किया? उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू और मुस्लिम शासकों के दौर में बांट दिया। ऐसा करके उन्होंने ये दिखाया कि यहां तो हमेशा से ही धर्म के नाम पर लड़ाई होती रही है। और फिर इस सब के बाद आता है ब्रिटिश दौर, जिसे एक मॉडर्न, एक बेहतर समाधान की तरह पेश किया गया। तो बात यह है कि इतिहास को ही एक हथियार बना दिया गया। औपनिवेशिक शासन को एक हमले की तरह नहीं, बल्कि एक नेक मिशन की तरह दिखाया गया, जिसका मकसद भारतीयों का भला करना था। तो जमीन का नक्शा तैयार है, कहानी भी लिख दी गई। अब आया तीसरा और आखिरी कदम, इस पूरे सिस्टम को कागजों में दर्ज करके हमेशा के लिए पक्का कर देना। अंग्रेज दस्तावेजों को लेकर, मतलब डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, एक तरह से जुनूनी थे। उनका सीधा सा मानना था कि जिस चीज को लिखा नहीं जा सकता उस पर ठीक से कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। इसी सोच ने एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेटिक मशीन को जन्म दिया, जिसका काम था हर जानकारी को लिखना, उसे सहेजना और संभाल कर रखना। चाहे वो एक छोटा सा खत हो या कोई बड़ा कानूनी फैसला, हर कागज उनके लिए शासन चलाने का एक जरूरी औजार था। हर सरकारी दफ्तर में रिकॉर्ड रूम्स बनाए गए और जरूरी दस्तावेजों को सहेजने के लिए बड़े बड़े आर्काइव्स और म्यूजियम भी स्थापित किए गए। 1920 के दशक में नई दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया बनाया गया और इसे वाइसराय के घर के ठीक पास बनाया गया था, ये दिखाने के लिए कि दस्तावेज ब्रिटिश हुकूमत के लिए कितने ज्यादा अहम थे। इसी डॉक्यूमेंटेशन का एक और अहम हिस्सा थे सर्वे, यानी सर्वेक्षण। और इन सर्वे का मकसद सिर्फ नक्शे बनाना नहीं था, बल्कि देश को इतना जानना था जितना शायद वहां रहने वाले लोग भी खुद को नहीं जानते थे। जमीन कैसी है, कौन सी फसल उगती है, यहाँ के पेड़ पौधे और जानवर कैसे हैं, लोगों के रीति रिवाज क्या हैं, हर छोटी बड़ी चीज को दर्ज किया गया। इस गहरी जानकारी ने उन्हें लोगों पर शासन करने और संसाधनों का इस्तेमाल करने में एक जबरदस्त बढ़त दी। तो इन सब चीजों का, नक्शों का, गढ़ी हुई कहानियों का और इन ढेरों दस्तावेजों का एक साथ मिलकर क्या नतीजा निकला? जवाब एक शब्द में है, औपनिवेशीकरण।
औपनिवेशीकरण का मतलब सिर्फ राजनीतिक गुलामी नहीं होता। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी समाज को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से बदल कर रख देती है। यही वजह है कि भारत में ब्रिटिश राज को औपनिवेशिक काल कहा जाता है, क्योंकि ये एक बाहरी ताकत के जरिए लाए गए बहुत गहरे और लंबे समय तक टिकने वाले बदलावों का दौर था। तो आज की सबसे बड़ी बात यह है कि किसी जमीन पर कब्जा करना, एक कहानी गढ़ना और फिर उसे सरकारी दस्तावेजों में दर्ज कर देना, ये सब मिलकर एक सेना रखने जितने ही ताकतवर हो सकते हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर इतिहास को ताकत के एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर हम किनकी कहानियां नहीं सुन रहे हैं? वो कौन सी आवाजें हैं जो इस लिखे हुए इतिहास के पन्नों से बाहर रह गईं?